चैप्टर 31 खनक का चीख कर रोना। महेंद्र जी के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर दिया गया था। अब इंतजार था तो सिर्फ खनक का नीचे आकर महेंद्र जी के आखिरी बार दर्शन करने का। कुछ देर बाद नीलम और गायत्री दोनों खनक को सफेद लिबास में तैयार कर नीचे लेकर आती हैं। खनक जो अब तक बेसुध सी बस वो कर रही थी जो उससे कराया जा रहा था, लेकिन महेंद्र जी के शव को सफेद लिबास में अंतिम संस्कार के लिए तैयार आंगन रखा देख खनक जैसे नींद से जागी थी। वह भगकर महेंद्र जी के शव के पास आकर उनसे लिपटकर तड़पकर रोने लगी। दिग्विजय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। खनक आज अनाथ हो गई थी। खनक की जिंदगी में जीने के लिए बस एक ही उम्मीद थी और वह थे महेंद्र जी, जो अब उसे इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे। जिस चीज का उन्हें डर था आज उनकी जाने के बाद वह सच हो गया था। लेकिन एक सच ये भी था कि उन्होंने अपने हाथों से खनक का हाथ दिग्विजय के हाथों में दिया था। खनक महेंद्र जी को देखते हुए जोर जोर से रोए जा रही थी। खनक की तड़प देख वहां मौजूद किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने आप सबके आंखों से आंसू बहने लगे थे। खनक अभी कितनी ही बड़ी थी, सिर्फ 21 साल की एक मासूम सी बच्ची जिसके जीने की उम्मीद आज उससे छिन गई थी। खनक के घर का वो आंगन जहां अभी महेंद्र जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, वह आंगन पूरा खनक की रोने की चीखों से गूंज रहा था। खनक को यूं रोते देख दिग्विजय ने जाकर उसे संभाला। खनक चीख कर रो रही थी। दिग्विजय की बाहों में रोते रोते खनक बेहोश हो गई थी। दिग्विजय ने जब ये देखा तो वह परेशान हो गया। उसने जल्दी से खनक को अपने गोद में उठाया और उसे एक कमरे में ले जाकर आराम से लिटा दिया। उसने गायत्री को खनक के पास रहने के लिए कहा और खुद बाहर आंगन में आ गया। दिग्विजय को अब ये हक था कि वह महेंद्र जी के शव को मुख अग्नि दे, क्योंकि अब उसकी शादी खनक से हो चुकी थी। लेकिन दिग्विजय चाहता था कि जो कुछ भी हो वो खनक के सामने हो। दिग्विजय वापस से खनक के कमरे गया और गायत्री से कहा, अंडस्को गायत्री, इन्हें जगाए। सब कुछ इनके आंखों के सामने होना जरूरी है, नहीं तो इन्हें सदमा भी लग सकता है। जी भाई, हम कोशिश करते हैं। अंडस्को गायत्री ने बेड से उठकर सामने टेबल पर रखा पानी का जग उठाते हुए कहा। गायत्री पानी के जग से पानी अपने होंठ में लेकर खनक मुंह पर कुछ छींटे मारकर उसे जगाने की कोशिश करती है। मुंह पर पानी की कुछ छींटे पड़ने पर खनक धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलने लगी। खनक ने धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने दिग्विजय और गायत्री खड़े थे। महेंद्र जी का सफेद कपड़ों में लिपटा शव याद कर खनक काफिर रोती। उससे पहले ही दिग्विजय ने उसके पास बेड पर बैठकर खनक के कंधे को पकड़कर उससे कहा, अंडस्को खनक, हमारी बात सुनिए। आपको जितना रोना है आप रो सकती है, हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपने उन्हें खोया है जो आज तक आपके लिए सबसे अनमोल था। लेकिन आप हमें एक बात बताइए, क्या आप चाहती हैं कि महेंद्र काका की आत्मा यहाँ से वहाँ भटकती रहे? दिग्विजय के कहने पर खनक उसका मुंह देखने लगी। हमें महेंद्र काका को अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जाना होगा। हम इस चीज को और देरी नहीं कर सकते, इसलिए अब आपको समझना होगा कि आपको अपने मुंह से, अपने प्यार से महेंद्र काका को आज़ाद करना होगा। क्योंकि जब तक वह आपके मुंह से बंधे रहेंगे उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अब आपको खुद को मजबूत कर काका को इस मोह के बंधन से आज़ाद करना होगा। आप करेंगे ना? खनक अपने आंसू भरे आंखों से दिग्विजय का चेहरा देख रही थी। फिर उसने अपने गर्दन को हाँ में हिलाया, जिसे देख दिग्विजय खनक को लेकर बेड से उठा और आंगन की ओर चला गया। महेंद्र जी के घर पर खनक के अलावा उनका और कोई नहीं था, इसलिए दिग्विजय मुख अग्नि का कार्य खनक के हाथों ही करना चाहता था। महेंद्र जी के सबको 4 कंधों पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। खनक पीछे चलती हुई बस आंखों से आंसू बहे जा रही थी। नीलम और गायत्री उसे संभालने के लिए उसके साथ थी। कुछ पल के बाद वह लोग अंतिम यात्रा पूरी कर शमशान घाट के सामने खड़े थे, जहां पहले से ही कई चिताएं जल रही थी। दाह संस्कार के लिए महेंद्र जी के शव को चिता पर लेटाया गया और उनके ऊपर लकड़ियां रखी गई। पंडित ने जी सारी विधि कर मुख अग्नि देने के लिए किसी को बुलाया। पंडित जी के महेंद्र जी को अग्नि देने के लिए किसी को बुलाने पर महेंद्र दिग्विजय खनक का हाथ पकड़कर चिता के पास आया। पंडित जी ने खनक को चिता के पास देखकर दिग्विजय से, अंडस्को, परंतु मालिक, लड़कियां मुख अग्नि नहीं देती। तो क्या दिग्विजय खनक के हाथों महेंद्र जी की चिता को मुख अग्नि दिलवा पाएगा? और क्या होगा आगे? खनक का फैसला, क्या वह दिग्विजय के साथ जाकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी आरंभ कर पाएगी? अंडस्को काबू करने की कोशिश। दिग्विजय ने पंडित जी से कहा, अंडस्को, महेंद्र काका के लिए खनक ही उनके लिए उनका बेटा, उनकी सब कुछ थी, तो उनके चिता को मुख अग्नि खनक ही देगी।
दिग्विजय के कहने के बाद दिग्विजय पंडित जी के हाथ में पकड़ी जलती हुई लकड़ी को लेकर खनक के हाथ में रखा और उसके हाथ को पकड़कर आगे बढ़कर चिता को अग्नि दी। चिता को अग्नि लगते ही खनक की आंखों से फिर से आंसू बहने लगी। वह दिग्विजय के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। खनक का इस तरह से रोना दिग्विजय से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन कैसे भी करके उसे अब खनक को संभालना था, क्योंकि खनक के लिए ये सब सहन करना उतना ही मुश्किल था जितना कि दिग्विजय के लिए खनक को इस तरह रोते हुए देखना। क्योंकि खनक के लिए महेंद्र जी सिर्फ उसके दादू नहीं थे, बल्कि उसके माँ बाप, उसके दोस्त, उसकी सब कुछ थे। जबकि खनक को संभालते हुए दिग्विजय के मन में यह बात भी उठ रही थी कि आखिर महेंद्र जी ने उससे ये क्यों कहा था कि खनक खनक नहीं कोई और है, और वह आगे क्या कहना चाहते थे जो महेंद्र जी उससे कहा ना सके थे। दिग्विजय खनक को संभाले सामने जलते हुए चिता को देख रहा था। दिग्विजय जलते हुए चिता को देखकर अपने मन में कहता है, इसको महेंद्र काका, आपकी बातें अधूरी रह गई, लेकिन अब वह हमारे दिल में इस तरह चोट कर रही है कि हम किसी से कह भी नहीं सकते और पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी कही अधूरी बातें आखिर किसे पता हो सकती है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि खनक खनक नहीं कोई और है। ऐसी क्या बात है, क्या खाना को इस बारे में पता है? दिग्विजय की नजरें खुद से लिपटी खनक पर जाती है, जो एक बार फिर से रोने के कारण बेहोश हो चुकी थी। लेकिन अभी दिग्विजय सामने जलती हुई चिता को छोड़कर वहां से हट भी नहीं सकता था, इसलिए दिग्विजय अपने दोनों हाथों से खनक की कमर को पकड़कर उसे खुद की ओर करीब कर लेता है, जिससे अब खनक और दिग्विजय के बीच जरा सा भी फासला नहीं था। दिग्विजय और बाकी सभी चिता की जलकर पूजने तक वहीं खड़े थे। जब चिता जलकर राख में तकदीर हो गई तो पंडित जी ने उसमें से महेंद्र जी की अस्थियां उठाकर दिग्विजय क्यों देते हुए कहा, आप इन अस्थियों को 80 घाट काशी विश्वनाथ में विसर्जित कर दीजिएगा। दिग्विजय ने बस हाँ में सर हिलाया और खुद से कुछ दूर खड़े अग्नि को पंडित जी के होंठ से अस्थियां लेने का इशारा किया। अग्नि तुरंत आगे आकर पंडित जी के हाथ से हस्तियों का वह मटका लेता है और फिर वह दिग्विजय से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। दिग्विजय सबको चलने के लिए कहता है और खुद खनक, जो अब बिल्कुल भी होश में नहीं थी, उसे अपनी गोद में उठाकर शमशान घाट से सभी घर जाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब दिग्विजय की कसम काश ये थी कि वह खनक को कहाँ लेकर जाए, अपने घर, जो अब खनक की शादी के बाद उसका असली घर कहलाएगा, जो उसका ससुराल होगा वहाँ, या फिर महेंद्र जी की यादों से सजाया हुआ उसके और महेंद्र जी के घर पर। दिग्विजय असमंजस में नीलम की तरफ देखते हुए उससे बोला, भाभी माँ, हमें खनक को लेकर कहाँ जाना चाहिए, हमारे घर या फिर महेंद्र काका के घर? नीलम ने दिग्विजय के सवालों का जवाब दिया, को जय, वैसे तो 13वीं तक घर खाली नहीं रहना चाहिए, और जो कि खनक और महेंद्र काका के अलावा उनके साथ और कोई नहीं रहता था। तो अगर हम खनक को अपने साथ लेकर जाते हैं तो 13वीं तक महेंद्र काका का घर खाली रहेगा, इसलिए हमें चलकर अभी वहीं रहना चाहिए। 13वीं होने के बाद तक खनक भी थोड़ी ठीक हो जाएगी तो उसे भी समझ आएगा कि वह आपकी पत्नी है और उसे अपने ससुराल में जाकर रहना चाहिए, तो फिर हम धूमधाम से खनक का गृह प्रवेश भी कर पाएंगे। ऐसे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी फिलहाल आप महेंद्र काका के घर ही खनक को लेकर चलिए। दिग्विजय नीलम की बात सुनकर हाँ में सर हिलता है और खनक को लेकर कार में बैठकर महेंद्र जी के घर पर लेकर आता है। वहाँ सभी आंगन में हाथ मुंह धोकर घर के अंदर जाते हैं और उसके बाद दिग्विजय के पैरों में नीलम पानी डालती है, तो दिग्विजय खनक को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। दिग्विजय खनक को आराम से उसकी बिस्तर पर लेटाता है और उससे दूर होने लगता है, तो वह वापस से खींचा कर खनक के ही करीब आ जाता है, क्योंकि खनक ने दिग्विजय की कुर्ते की कॉलर को बहुत कसकर पड़ा हुआ था, जैसे अगर उसने छोड़ा तो दिग्विजय उससे कहीं दूर चला जाएगा। दिग्विजय अपने कुर्ते के कॉलर को खनक की मुट्ठी से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं होता है, क्योंकि खनक ने बहुत जोर से पकड़ रखा था। तो दिग्विजय खनक की सिरहाने पर बैठकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, खनक, हम आपसे दूर नहीं जा रहे हैं बच्चा, आप इस तरह से अगर करेंगे तो क्या हम खुद को रोक पाएंगे? आपके करीब आने से हमें पता है ये समय बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुद को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय झुककर खनक के माथे को चूम लेता है। दिग्विजय बहुत प्यार से खनक के चेहरे को निहारने लगता है। अभी खनक के चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। दिग्विजय अपनी उंगलियों से उन निशानों को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह साफ होता नहीं है, क्योंकि अब वह निशान खनक के चेहरे पर अपनी जगह बना चुके थे। दिग्विजय जो वहां से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि खनक ने दिग्विजय का कॉलर पकड़ रखा था। तो दिग्विजय बस खनक के सामने ही अपने आंखों को बंद कर खनक के चेहरे को अपनी नजरों में बसने लगता है।
अंडरस्कोर खनक दिग्विजय की बातें। आधी रात ढल चुकी थी और रात की गहराई में चांद अपने पूरे शीतलता के साथ आसमान में चमक रहा था। आधी रात गए खनक की नींद अचानक से खुलती है तो उसे अपने पेट पर एक भारी हाथ महसूस होता है, जिससे वह उस हाथ का पीछा करते हुए उस इंसान का चेहरा देखती है जो उसे खुद में समेटे सो रहा था। दिग्विजय को देखकर खनक को अभी वही प्रोटेक्शन फील हो रहा था जो उसके सर पर उसके दादू के हाथ रखने पर हमेशा होता था। खनक अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकते हुए दिग्विजय का चेहरा देख रही थी। उसे दिग्विजय के साए में बस खामोशी सी अपनेपन का एहसास हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके दादू ने कहा था कि वह उसके लिए एक ऐसे शख्स को उसकी जिंदगी में लाना चाहते हैं जो हर पल हर मुसीबत में उसकी ढाल बनकर रहेगा, उसे खुद में समेटे रखेगा, उसकी हिफाजत करेगा। जिस तरह से मंडप में महेंद्र जी के बेहोश होने के बाद से दिग्विजय ने खनक को संभाला था और महेंद्र जी से जुड़ी सारी विधि उसने खुद की थी। खनक दिग्विजय के चेहरे को बस देखकर यही सोच रही थी कि क्या दिग्विजय ही वह इंसान है जिसके बारे में उसके दादू महेंद्र जी बात कर रहे थे। लेकिन महेंद्र जी ने तो उसके लिए अर्नव को चुना था, तो क्या इसलिए अर्नव से उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि उसकी किस्मत में अर्नव का नहीं दिग्विजय का आना लिखा था, जिसके नाम का सिंदूर उसके मांग में अभी भी भरा है। उसका नाम तक खनक सही से नहीं जानती थी, जिसे पूरा हरिद्वार मालिक के नाम से जानता था। क्या वह दिग्विजय खनक को अपना पाएगा? खनक अभी बस यही सोच रही थी कि किस्मत में उसे क्या दिया था और अब उसके पास क्या है। सामने जो शख्स उसे खुद में समेटे सो रहा है, क्या कल को भी वह उसके साथ ऐसा ही रहेगा? आज उसके दादू चले गए उसे छोड़कर और इस इंसान ने उसे अपने पलकों में बाहों में समेट कर रखा है, तो क्या ये वही बात नहीं हुई जो उसके दादू ने उसके लिए कही है? खनक जितना दिग्विजय के चेहरे को निहार रही थी उतना ही उसके चेहरे को छूने की चाहत खनक के दिल में उठती जा रही थी। खनक दिग्विजय को अपनी बड़ी बड़ी पलकों से देख रही थी। खनक एक पल को अपने हाथ उठाकर दिग्विजय के चेहरे को छूने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अपने हाथ खुद ब खुद नीचे कर दिग्विजय का हाथ जो उसके पेट पर था उसे हटाकर वह बेड से उठकर बालकनी में जो ग्लास डोर थी उसे खोलकर बालकनी में चली जाती है। चांद की शीतल रोशनी अभी सीधे खनक के ऊपर पड़ रही थी, जिसे खनक खुले बालों में सफेद लिबास पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खनक ऊपर आसमान में चमकते हुए चांद को देखते हुए और उन सितारों भारी आसमान में अपने दादू को खोजते हुए कहा, अंडस्को दादू, आपने जो कहा था कि आप मुझे एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंपने वाले हो जो मेरी कदर करेगा, जो मुझे संभालेगा, मेरे लिए खड़ा रहेगा, क्या यह आपके मलिक वही है? इन्होंने पहले बिना किसी वादे की, बिना किसी कसम के, बिना किसी रिश्ते के मंडप मुझ पर उठ रही उंगली को मुझ पर इल्जाम लगाने से रोका, फिर मेरे मांग में सिंदूर भर मुझे एक नाम एक पहचान दिया, फिर आपके जाने के वक्त संभाला है। क्या यह ऐसे ही रहेंगे या फिर इस अनचाही शादी तोड़ देंगे? दादू, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने जैसा कहा था यह वैसे ही है कि जिसके साथ यह रिश्ता बनाते हैं उसे संभालते हैं, प्यार देते हैं। हम इसकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं दादू, इन्होंने हमें संभालना है। आज सिर्फ एक ही दिन में हमने देखा कि यह किस कदर अपनों के लिए सब करते हैं। लेकिन दादू, जितना भी कहे, उनकी शादी हमारे साथ नहीं होनी थी। हमारी शादी तो अर्नव जी के साथ होनी थी ना, लेकिन अर्नव जी शादी के मंडप में हमारा साथ छोड़कर चले गए। ये कहते कहते खनक की आंखों से आंसू बहने लगे, बोलते बोलते रूंध गई थी खनक की आवाज़। अब तो खनक के गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। बस एक दिन में उसके साथ कितना कुछ हो गया था। अब बस उसे यही बात सता रही थी कि आज जो इंसान उसके लिए खड़ा है, क्या कल वह अपनी उस अनचाही शादी के साथ उसके साथ खड़ा रहेगा? या फिर खनक को उसके दादू से यह पता चला था कि दिग्विजय की सगाई पहले ही हो चुकी थी, उसकी एक फ्यांसे है, तो क्या वह फिर से उसके पास नहीं चला जाएगा? उसे अकेला छोड़कर तभी खनक को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है जो कि दिग्विजय का था। जब खनक ने दिग्विजय के हाथ को अपने ऊपर से हटाया था तभी दिग्विजय की नींद खुल गई थी, लेकिन वह खनक के पीछे नहीं आया था। वह देखना चाहता था कि खाना क्या करती है, लेकिन अभी जब बालकनी से हल्की रुंधी सी आवाज़ उसे सुनाई दी तो उसे यह समझते देर नहीं लगी कि खनक फिर से रोने लगी है। इसलिए दिग्विजय उठकर बालकनी में उसे देखने आया, लेकिन खनक की बातें जो वो अपने दादू से कर रही थी कि क्या दिग्विजय ने जो उससे अनचाही शादी की है उसे आगे निभा पाएगा या फिर उसकी जो पहले से फियांसे है उसके लिए उसे छोड़ देगा। ये सब सुनकर दिग्विजय को लगा कि उसे एक बार तो खनक से बात करनी चाहिए। माना कि उनकी शादी अनचाही थी, लेकिन एक बार शादी के बंधन में बंधने के बाद वह उसे छोड़ेगा, ये तो अब होने से रहा है।
अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर खनक ने अपने बगल में देखा तो दिग्विजय खुली आसमान को उसी की तरह निहार रहा था। दिग्विजय ने खनक से बिना उसे देखे कहा, इसको हमें बात करनी चाहिए। दिग्विजय ने खनक का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में बने झूले के पास लेकर आया और उसे झूले पर बैठाकर खुद भी उसके बगल में झूले पर बैठते हुए खनक से कहा, इसको हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि माना हमारी शादी अनचाही है, ना आप हमसे शादी करना चाहती थी और कहीं ना कहीं हम भी आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़े हैं, हम पति पत्नी हैं, हमारी शादी पूरी रीति रिवाज से बड़ों के आशीर्वाद से हुई है, तो क्या हम इस रिश्ते को निभाने के लिए एक मौका नहीं दे सकते? प्यार का पता नहीं कब हो, लेकिन अगर विश्वास हो और रिश्ते को निभाने की चाहत हो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी। तो क्या आप हमारे साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे? दिग्विजय ने खनक से कहने के बाद अपने हाथ आगे कर उसे देख रहा था। वही खनक कभी दिग्विजय के आगे बढ़ाए हुए हाथ को देख रही थी तो कभी दिग्विजय के चेहरे को। दिग्विजय को लगा शायद उसने यह बातें कहने के लिए थोड़ी जल्दी कर दी, खनक अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दिग्विजय अपना हाथ पीछे लेने लगा, तभी खनक ने दिग्विजय के हाथ में अपना हाथ रख दिया, क्योंकि खनक के पास अब वैसे भी कोई ऐसा था नहीं जिसके लिए वह आगे जिंदगी अपनी जी सके। उसकी एकमात्र जिंदगी जीने की वजह उसके दादू भी आज उसे छोड़कर जा चुके थे। उसके माता पिता कौन थे, क्या थे, ये सिर्फ उसे उसके दादू ने बताया था। उनके साथ उसकी जो बॉन्ड होती एक माँ बाप और बच्चे की, यह उसने कभी फील नहीं किया था। वह तो ये भी नहीं कह सकती थी कि वह उनकी यादों के साथ जी पाएगी। इसलिए खनक ने दिग्विजय के हाथों को देखते हुए अपने हाथ दिग्विजय के हाथ में रख दिया था और दिग्विजय ने खनक की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया था। खनक बस अपनी और दिग्विजय की उंगलियों में फंसी हुई हाथ को देख रही थी। दिग्विजय ने खनक के हाथों में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, इसको खनक आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना होगा। जब तक आप भरोसा नहीं रखोगी तब तक मैं आगे आपके साथ रिश्ते में नहीं निभा पाऊंगा। आपको जो भी कुछ आपके मन में होगा, आपको चाहिए होगा, आपको खुलकर हमें बताना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम मर्द नहीं समझ पाते हैं। मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी अपने तरफ से पहल करनी होगी, मुझे अपनी बातें समझनी होगी, आप समझाएंगे ना? दिग्विजय के पूछने पर खनक हाँ में अपनी गर्दन हिलती है तो दिग्विजय आगे बढ़कर खनक के गालों पर लुढ़क रहे आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ करते हुए बोला, को तो फिर आपसे रोना धोना नहीं, बस दादू को अपनी यादों में मुस्कुराते हुए याद कीजिए, क्योंकि दादू को भी आपको इस तरह से देखकर अच्छा नहीं लगेगा। नैल, आप क्या चाहते हो? दादू भी वहां तड़पे आपको इस तरह से देखकर। दिग्विजय ने अपनी उंगली आसमान की ओर दिखाते हुए कहा तो खनक अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए एक बार फिर से दिग्विजय की सीने से लगकर फफक कर रो पड़ी। तो दिग्विजय ने खनक की सर को सहलाते हुए कहा, को ठीक है, रो लीजिए, आज आखिरी बार, इसके बाद आपको रोना नहीं है और आज से 13वीं तक हम यही रहेंगे। उसके बाद आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगी, क्योंकि अब आपका घर वही होगा जहां हम होंगे। खनक बस दिग्विजय को कस के पकड़े रो रही थी और दिग्विजय खनक की बालों को सहला रहा था जैसे एक माँ अपनी छोटे बच्चों को संभालती है, बिल्कुल उसी तरह। और यह सब नीलम और अग्नि खनक और दिग्विजय के कमरे के दरवाजे पर खड़े देख रहे थे। नीलम ने मीठी को अपनी गोद में लिया हुआ था, क्योंकि मीठी आधी रात को उठ गई थी। नई जगह होने पर मीठी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह जग गई थी। तो नीलम उसे कॉरिडोर में सुलाने के लिए टहल रही थी, तभी अग्नि भी उठकर आ गया था, क्योंकि नई जगह होने से उसे भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जब उन्हें खनक की रोने की आवाज आई तो वह खनक को देखने आ गए थे, लेकिन दिग्विजय को खनक के पास देखकर और उसे इस तरह संभालते देखकर वह दोनों भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि नीलम को अब यही सही लग रहा था। खनक ही अब दिग्विजय के उन सारे दर्द को खत्म कर सकती है जो इतने सालों से दिग्विजय अपने अंदर बसाए जी रहा है। दिग्विजय खनक का बनारस जाना। खनक को इस तरह से दिग्विजय संभाल रहा था, उसे देखते हुए नीलम और अग्नि को यही लगता है कि अभी उनकी वहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो नीलम अग्नि के कंधे पर टैप करते हुए बोली, को उन्हें अकेला छोड़ो और चलो, वह दोनों जितना एक साथ रहेंगे उतना ही अच्छा है दोनों के लिए। चले अग्नि, नीलम कहकर बाहर निकल गई। अग्नि भी हाँ में सर हिलाकर खनक और दिग्विजय को साथ मुस्कुराते हुए देखकर वहां से निकल गया, क्योंकि अग्नि को भी अब यही दिखाई दे रही थी कि आगे आने वाले वक्त में खनक दिग्विजय की जिंदगी की वह हिस्सा बनने वाली है जो दिग्विजय की जिंदगी में खुशियों के रंग भर देगी।
कुछ देर रोन के बाद खनक शांत होती है तो दिग्विजय उसे उठाकर अंदर कमरे में लेकर आता है और उसे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो कि खनक ने कुछ खाया नहीं था इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी और अभी ऐसी अवस्था में घर में कुछ बनाया भी नहीं जा सकता था। तो दिग्विजय ने रावत मेंशन में कॉल किया और वहां से एक सर्वेंट को कुछ खाने के लिए बनाकर लाने के लिए कहने लगा, जिसे सुन खनक ने दिग्विजय के हाथ से उसका फोन लेते हुए कहा, अंडस को हमें अभी भूख नहीं है इसलिए अभी इस वक्त किसी को परेशान ना करें। दिग्विजय ने खनक से कहा, अंडस को लेकिन आपको भूख लगी होगी, आप कल से भूखी है, आपने कुछ खाया नहीं है। खनक उबासी लेते हुए बोली, अंडस को हाँ हमने कुछ खाया नहीं है लेकिन अभी हमें भूख नहीं लगी है और वैसे भी हमें कुछ खिलाएगा भी नहीं तो बस हम पानी पी लेते हैं। खनक अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और किचन में जाकर एक बोतल पानी लेकर दिग्विजय के पास आकर उससे बोली, अंडस को अगर आपको भूख लगी है तो आप खाने के लिए मंगवा सकते हैं। दिग्विजय ने खनक के हाथ से पानी का बोतल लेता है और उसे पीते हुए कहा, अंडस को जब हमारी पत्नी आज का दिन पानी पीकर चला सकती है तो हम भी पानी पीकर चला सकते हैं ना। दिग्विजय को देखकर और दिग्विजय की खनक को अपनी पत्नी कहने पर खनक के होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। तो दिग्विजय ने खनक को देखते हुए पूछा, अंडस को क्या हुआ, हमने ऐसा कुछ तो नहीं कहा जो आपको मुस्कुराने की वजह दे दे। दिग्विजय खनक को देख रहा था। खनक दिग्विजय को देखते हुए बोली, अंडस को आप खुद में ही मुस्कुराने की एक वजह बनकर आए हैं मेरी जिंदगी में। खनक की कही बात सुनकर कर दिग्विजय की होठों पर भी मुस्कान बिखर गई थी। दिग्विजय खनक को मुस्कुराते हुए देखते हुए जाकर सोफे पर लेट गया और खनक को देखते रहता है, जो कि अब खनक शांत थी इसलिए खनक को संभालने की जरूरत नहीं थी। दिग्विजय खनक के साथ बेड पर न जाकर खुद सोफे पर आकर लेट गया था, क्योंकि अभी खनक ने दिग्विजय के हाथों पर अपना हॉन्क तो दिया था लेकिन इतनी जल्दी एक लड़की अपने रिश्ते को शुरू कर सके अभी ऐसे समय में, ये तो दिग्विजय भी जानता था कि इतनी जल्दी ये होगा नहीं और इसके लिए दिग्विजय खनक को फोर्स भी नहीं कर सकता था। इसलिए दिग्विजय खुद से अपने दायरे बन रहा था ताकि खनक दिग्विजय के साथ रहने में असहज महसूस ना करे। दिग्विजय सोफे पर अपनी आंखें बंद कर लेट गया था। दिग्विजय की आंखें बंद करते ही खनक अपनी आंखें खोलकर दिग्विजय को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना भी अच्छा हो सकता है। उसने जब पहली बार दिग्विजय को देखा था तब दिग्विजय ने उसे घाट के पानी से अपनी गोद में उठाकर घाट की सीढ़ियों पर उतरा था और बिना उसे कुछ कहे वहां से चला गया था। जब खनक ने दूसरी बार दिग्विजय को देखा था तो उसने दिग्विजय का रूप देखा था जब वह रघुवीर जी को बुरी तरह से मार रहा था। उस वक्त दिग्विजय को देखने के बाद खनक को यही लगा था कि दिग्विजय एक बहुत ही गुस्सैल और खड़ूस इंसान है, लेकिन अब जब उसे किसी अपने की जरूरत थी तब उसके पास वही खड़ूस इंसान था जो उसे संभाल रहा था बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना इस बात की गारंटी के कि खनक खुद आगे चलकर उसके साथ रहेगी या नहीं, लेकिन दिग्विजय उसे संभाल रहा था ऐसे जैसे उसके दादू ने कहा था। खनक दिग्विजय को देखते हुए कब नींद की आगोश में चली गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह के वक्त जब बालकनी से छनकर आती धूप खनक के चेहरे पर पड़ती है तब खनक की नींद खुलती है और उसके सामने था दिग्विजय का तेज से भरा चेहरा जो सूरज की रोशनी पड़ने पर चमक रहा था। खनक उठकर बालकनी का डोर बंद कर देती है ताकि उससे आती धूप की किरणें दिग्विजय के चेहरे को छूकर उसकी नींद खराब ना कर सके। खनक अपने कमरे से निकलकर बाहर आंगन में आती है तो देखती है कि अग्नि, नीलम और गायत्री आंगन में बैठे हैं और मिठी खनक के किट्टू के आगे पीछे भागते हुए खेल रही थी। किट्टू भी मीठी के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। खनक आकर गायत्री के पास बैठते हुए गायत्री के कंधे पर अपना सर रखते हुए उससे पूछती है, अंडस को तू अपने घर नहीं गई? गायत्री ने अपने कंधे उचकर कर खनक के सर को उठाते हुए कहा, अंडस को क्यों तू हमें भगाना चाहती है अपने घर से? हम नहीं जाने वाले समझी। गायत्री के ऐसा कहने पर खनक उसे और जोर से गले लगा लेती है। अभी किट्टू भागते हुए खनक के पैरों के पास आ जाता है तो मीठी भी उसके पीछे खनक के पास आते हुए उससे बोली, अंडस को आंटी किट्टू को मुझे दो ना, मैं कब से इसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन यह है कि मेरे साथ खेल ही नहीं चाहता है, भाग रहा है मुझसे। खनक किट्टू को ऊपर अपने गोद में उठाती हुई मीठी से बोली, अंडस को अच्छा ये भाग रहा है आपसे दूर, अच्छा रुको अभी मैं इसे समझती हूँ कि यह आपसे दूर ना भागे, आपके साथ खेले। कहते हुए खनक मीठी को भी अपने बगल में बैठा लेती है और किट्टू को उसके गोद में दे देती है। मीठी बेटा अब ये आंटी नहीं आपकी चाची है, आप चाहो तो छोटी माँ भी कह सकते हो इन्हें, नीलम मीठी को समझाते हुए कहती है।
मीठी एक बार नीलम को देखती है तो दूसरी बार खनक को देखते हुए फिर नीलम से कहती है, लेकिन मम्मा आंटी, आंटी से चाची कैसे बन गई? वह क्या है ना मीठी बेटा, आपके चाचा को यानी कि हमारे भाई को हमारी दोस्त बहुत पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने आपकी आंटी से इन्हें आपकी चाची बना दिया। गायत्री मीठी के गाल खींचते हुए प्यार से बोली, अच्छा तो फिर चाचू चाची को प्यार वाली किस्सी क्यों नहीं देते जैसे वह मुझे देते हैं? मीठी खनक को देखते हुए बोली और वैसे ही उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे उतर रहे दिग्विजय पर गई, जो मीठी की बात सुनकर लड़खड़ा गया था। मीठी खनक के पास में उतरकर दौड़कर जाकर दिग्विजय का हाथ पकड़ती है और उसे सबके बीच लाकर खड़ा करते हुए उससे कहती है, अंडस्को चाचू, आप चाची को प्यार वाली किस करो मैं देखूंगी। दिग्विजय मीठी को गोद में उठाकर उससे बहाना करते हुए कहता है, अंडस्को, लेकिन मीठी बेटा हमने तो अभी ब्रश भी नहीं किया है और आपको जब भी हमने प्यार वाली किस्सी किया है तो हमने ब्रश करने की बात किया है, तो अभी रहने देते हैं, जब हम ब्रश कर लेंगे तब हम आपकी चाची को प्यार वाली किस्सी करेंगे, ठीक है? मीठी बेचारी 5 साल की छोटी सी बच्ची वह दिग्विजय के हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी गोद से नीचे उतरकर फिर से किट्टू के साथ भागकर खेलने लगती है। तभी डोर बेल की आवाज आती है तो गायत्री जाकर डोर खोलती है। वहां एक सर्वेंट खड़ा था जो राजावत मेंशन से सबके लिए नाश्ता लेकर आया था। गायत्री नाश्ता लेकर अंदर आती है तो खनक नाश्ता बाहर से आया हुआ देखकर नीलम से कहती है, अंडस्को भाभी, आप घर पर भी नाश्ता बना सकते थे, सारा सामान है। तो नीलम खनक के गल को छूते हुए कहती है, बच्चे अभी घर पर चूल्हा नहीं जला सकते, इसीलिए हमने रावत मेंशन में सर्वेंट को कॉल करके कहा कि वह नाश्ता और दोपहर का खाना यहाँ भेज दे सबके लिए। फिर नीलम दिग्विजय की तरफ मुड़कर उससे बोली, अंडस्को दिग्विजय, आप खनक को लेकर बनारस चले जाएं महेंद्र काका की अस्थियों का विसर्जन करने। दिग्विजय खनक को देख रहा था और खनक दिग्विजय को। दिग्विजय नीलम से पूछा, अंडस्को भाभी माँ कब जाना है? नीलम ने जवाब दिया, अंडस्को आप जितना जल्दी अस्थि विसर्जन कर दे उतना ही अच्छा है। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को ठीक है, हम शाम को निकलेंगे। ठीक है खनक, दिग्विजय ने खनक को देखते हुए पूछा, जिस पर खनक ने हाँ में सर हिला दिया। नीलम ने कहा, अंडस्को चलो अब जाओ, आप लोग जल्दी फ्रेश होकर आओ, हम नाश्ता लगाते हैं। दिग्विजय ने नीलम से कहा, अंडस्को लेकिन भाभी माँ हमारे कपड़े? नीलम ने बताया, अंडस्को आपके कपड़े हमने मंगवा दिए हैं, अग्नि के पास है, आप ले लीजिए। कहते हुए नीलम किचन की ओर नाश्ता प्लेट्स में निकालने चली जाती है। दिग्विजय अग्नि से अपने कपड़े लेकर खनक के कमरे में आता है तो देखता है कि खनक आईने के पास खड़ी अपने शूट की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शूट उसके बॉडी से टाइट फिटिंग का था, इसलिए खनक ज्यादा देर के लिए अपने हाथ पीछे उठाकर डोरी बांध नहीं पा रही थी। दिग्विजय कमरे के अंदर आकर अपने कपड़े बेड पर रख कुछ देर खनक को देखता है। जब खनक से शूट की डोरी नहीं बंधती तो दिग्विजय ने खनक से कहा, अंडस्को अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो क्या मैं बंध दूं तुम्हारी डोरी? खनक क्यों अचानक दिग्विजय की आवाज अपने पीछे से आने पर घबरा जाती है और अपने दिल पर हाथ रख लेती है जो अभी बेतहाशा धड़क रहा था। खाना दिग्विजय को देखते हुए कहती है, आपके ये अचानक बोलने से मैं डर गई। दिग्विजय मुस्कुराकर खनक के पास आता है और उसे पीछे घुमाकर उसकी डोरी पकड़कर बांधते हुए कहता है, अंडस्को अगर इस तरह से मेरी आवाज़ सुनकर तुम डरने लगी तो आगे की जिंदगी मेरे साथ कैसे बिताओगी? दिग्विजय बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहा था जैसे कि उनकी शादी अभी अभी नहीं हुई है, बल्कि उनकी शादी को हुए कई साल गुजर चुके हो। दिग्विजय की उंगलियां जैसे ही खनक के पीठ पर चलती है, खनक को अपने बदन में एक सिहरन महसूस होती है। उसकी गूसेबम्स उठने लगते हैं क्योंकि यह एहसास खनक के लिए पहली बार था कि कोई उसे छू रहा हो। खनक ने अपनी आंखें बंद कर रखे थे। दिग्विजय डोरी बांधते हुए खनक को शीशे के जरिए देख रहा था। जब खनक उसके एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है, दिग्विजय की होठों पर एक मुस्कान खिल जाती है। दिग्विजय डोरी को बांधकर थोड़ा खनक से दूर होकर खड़ा अपने हाथ बांधने के बाद कुछ देर खनक को देखने के बाद फिर कहता है, अंडस्को डोरी बंध गई। खनक अपनी आंखें खोलकर दिग्विजय को देखती है, फिर उसे थैंक यू बोलकर कमरे से निकलकर नीचे चली जाती है। नीचे किचन में नीलम रावत मेंशन से आए नाश्ते को प्लेट्स में डाल रही थी और गायत्री भी उसकी मदद कर रही थी। नीलम ने रावत मेंशन में कुक को पहले ही कह दिया था कि अभी जो खाना खनक के घर पर भेजा जाएगा वो खाना सादा ही बना होना चाहिए, क्योंकि अभी 13वीं तक मसाला वाला खाना मना था। दिग्विजय ने खनक को अपने हाथों से खिलाया।
किचन में नीलम रावत मेंशन से आए नाश्ते को प्लेट्स में डाल रही थी और गायत्री भी उसकी मदद कर रही थी। नीलम ने रावत मेंशन में कुक को पहले ही कह दिया था कि अभी जो खाना खनक के घर पर भेजा जाएगा वो खाना सादा ही बना होना चाहिए, क्योंकि अभी 13वीं तक मसाला वाला खाना मना था। खनक किचन में आती है तो देखती है कि नीलम और गायत्री दोनों नाश्ता प्लेट्स में निकाल रही है। खनक बस उन्हें खड़ी कुछ देर देखती है, तभी नीलम की नज़र खनक पर जाती है जो उन्हें किचन के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। नीलम ने कहा, अंडस को खनक जाओ बाहर बैठो, हम अभी नाश्ता लेकर आते हैं। खनक बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। गायत्री और नीलम दोनों ही नाश्ते के प्लेट्स लाकर बाहर हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखने लगते हैं, लेकिन गायत्री देखती है कि डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 3 ही चेयर है, क्योंकि महेंद्र जी के घर पर एक खनक और एक महेंद्र जी ही थे और कभी कभी उनके यहाँ आने वाली गायत्री, तो यहाँ पर अभी कुल मिलाकर 6 लोग थे। जैसे कि नीलम, गायत्री, दिग्विजय, मीठी, अग्नि और खनक, इन सभी का डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना आसानी से नहीं हो पाता, तो गायत्री नाश्ते की प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर रखकर नीचे फर्श पर चटाई बिछाकर उसके ऊपर दस्तरखान राखी, फिर गायत्री नीचे ही सबका नाश्ता लगा देती है। नीलम बाहर आकर देखती है तो नीचे खाने का सामान रखा है, नीचे चटाई बिछी हुई है, तो वह गायत्री को देखते हैं। गायत्री उसे डाइनिंग टेबल को दिखाते हुए बोली, अंडस को भाभी माँ, यहाँ सिर्फ 3 ही चेयर है और अभी हम 6 नाश्ता करने वाले, तो हम लोगों को खाने में डाइनिंग टेबल पर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने नीचे बिछा दिया। नीलम ने जवाब दिया, अंडस को ठीक है, आप ये सब सही से लगाओ, हम बाकी की प्लेट्स लेकर आते हैं। ये कहते हुए नीलम अपने हाथ में पकड़े प्लेट्स नीचे रखकर चली जाती है। वही खनक जो आंगन में अपने किट्टू को लिए खड़ी थी, उसे महेंद्र जी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि इतनी सुबह महेंद्र जी ही उसे खुद नाश्ता बनाकर खिलाते थे। महेंद्र जी खनक का ख्याल रखते थे और उसे अपने हाथों से खिलाते भी थे। सब कुछ करने के बाद जब खनक नाश्ता कर लेती थी तब महेंद्र जी घर से निकल के अपने काम में जाते थे। खनक किट्टू को लिए बस महेंद्र जी को याद कर रही थी, तभी दिग्विजय आकर उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए खनक से कहता है, अंडस को क्या हुआ, आप फिर से महेंद्र काका को याद कर रही हैं? हमने कहा था ना आपको कि रोना नहीं है, आप फिर से रोने लगी। खनक किट्टू को नीचे उतार कर दिग्विजय की तरफ मुड़कर कहती है, अंडस को हम रो नहीं रहे हैं, बस हमें दादू की बहुत याद आ रही है। दिग्विजय ने आगे बढ़कर खनक को उसके कंधे से पकड़कर उससे कहा, अंडस को गुड कि आप नहीं रो रही है, आप दादू को अपने उन यादों में याद करना जिस पर आप और दादू खुश होते थे, साथ में मुस्कुराते थे। तभी दोनों को पीछे से गायत्री आवाज देती है नाश्ते के लिए, तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर नाश्ते के लिए चले जाते हैं। खनक दिग्विजय दोनों आकर नीचे दस्तरखान पर बैठते जाते हैं। नीलम पहले दिग्विजय के प्लेट्स में नाश्ता सर्व करती है, फिर खनक, अग्नि, गायत्री और मिठी को खुद अपने हाथों से नाश्ता कराने लगती है। नीचे बैठी खनक को कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि पहली बात उसे महेंद्र जी ही अपने खिलाते थे, इसलिए अभी खनक को अपने हाथों से खाने का मन नहीं कर रहा था। खनक चुपचाप बैठी हुई थी, उसे नाश्ता ना करते हुए देखकर नीलम ने खनक से पूछा, अंडस को क्या हुआ खनक, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आपको कोई मसालेदार खाना खाना है? लेकिन बच्चे अभी कुछ दिन रुक जाए, फिर हम खुद बना देंगे आपके लिए। तो खनक नीलम को मना करते हुए कहती है, अंडस को नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है ठीक है, लेकिन हमने कभी खुद से नाश्ता नहीं किया। वह दादू सुबह नाश्ता बनाते थे और वह साथ ही साथ हमें खिला भी देते थे, क्योंकि उन्हें काम में जानी होती थी सुबह और उन्हें लगता था बाद में हम नाश्ता करेंगे कि नहीं, इसीलिए दादू खुद हमें खिला देते थे। तो बस इसलिए कहते हुए खनक अपना सर नीचे झुका लेती है। खनक के इतना कहते ही सभी उसका मुंह देखने लगते हैं। तभी खनक जो अपना सर नीचे किए हुए थे, उसे अपने मुंह के सामने में एक रोटी का कौर दिखाई देता है। खनक अपना सर ऊपर करके देखती है तो दिग्विजय अपने हाथ में एक कौर लिए उसके मुंह के सामने किया हुआ था। खनक दिग्विजय को देखते हैं तो दिग्विजय अपने आंखों से इशारा कर उसे खाने के लिए कहता है। दिग्विजय हर एक मोड़ पर खनक को यह एहसास दिला रहा था कि उसके दादू ने जिस इंसान के बारे में खनक से कहा था वह और कोई नहीं, दिग्विजय ही हो सकता था। खनक आंसू भरे आंखों से दिग्विजय को देख रही थी, तो दिग्विजय ने अपनी उंगली से खन के आंसू साफ किया और उसे अपने हाथों में पकड़ी रोटी के टुकड़े को खाने के लिए इशारा किया। खनक अपना मुंह खोली तो है, दिग्विजय उसे नाश्ता खिलाना शुरू करता है और ऐसे ही करते हुए दिग्विजय खनक को पूरा नाश्ता कराने लगा।
नीलम मीठी को नाश्ता करा रही थी और दिग्विजय को बैठे बिठाए 21 साल की उम्र में 5 साल की बच्ची मिल गई थी जिसे उसे खुद संभालना था। ऐसे ही करते हुए दिग्विजय खनक को पूरा नाश्ता करवाता है और साथ ही खुद भी करता है और बाकी सबका भी नाश्ता हो जाता है। तो सभी उठकर आकर हाल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी नीलम दिग्विजय को याद दिलाते हुए कहती है कि उन्हें बनारस जाने के लिए जल्दी ही निकालना चाहिए। तो दिग्विजय हाँ में सर हिलता है और खनक को उसकी पैकिंग करने के लिए कहता है और खुद भी कुछ काम से बाहर निकल जाता है। दिग्विजय ने खनक को अपने हाथों से खिलाया। किचन में नीलम रावत मेंशन से आए नाश्ते को प्लेट्स में डाल रही थी और गायत्री भी उसकी मदद कर रही थी। नीलम ने रावत मेंशन में कुक को पहले ही कह दिया था कि अभी जो खाना खनक के घर पर भेजा जाएगा वो खाना सादा ही बना होना चाहिए क्योंकि अभी 13वीं तक मसाला वाला खाना मना था। खनक किचन में आती है तो देखती है कि नीलम और गायत्री दोनों नाश्ता प्लेट्स में निकाल रही है। खनक बस उन्हें खड़ी कुछ देर देखती है। तभी नीलम की नज़र खनक पर जाती है जो उन्हें किचन के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। नीलम ने कहा, अंडस को खनक जाओ बाहर बैठो, हम अभी नाश्ता लेकर आते हैं। खनक बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। गायत्री और नीलम दोनों ही नाश्ते के प्लेट्स लाकर बाहर हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखने लगते हैं। लेकिन गायत्री देखती है कि डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 3 ही चेयर है क्योंकि महेंद्र जी के घर पर एक खनक और एक महेंद्र जी ही थे और कभी कभी उनके यहाँ आने वाली गायत्री, तो यहाँ पर अभी कुल मिलाकर 6 लोग थे। जैसे कि नीलम, गायत्री, दिग्विजय, मीठी, अग्नि और खनक, इन सभी का डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना आसानी से नहीं हो पाता। तो गायत्री नाश्ते की प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर रखकर नीचे फर्श पर चटाई बिछाकर उसके ऊपर दस्तरखान राखी, फिर गायत्री नीचे ही सबका नाश्ता लगा देती है। नीलम बाहर आकर देखती है तो नीचे खाने का सामान रखा है, नीचे चटाई बिछी हुई है। तो वह गायत्री को देखते हैं। गायत्री उसे डाइनिंग टेबल को दिखाते हुए बोली, अंडस को भाभी माँ, यहाँ सिर्फ 3 ही चेयर है और अभी हम 6 नाश्ता करने वाले, तो हम लोगों को खाने में डाइनिंग टेबल पर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने नीचे बिछा दिया। नीलम ने जवाब दिया, अंडस को ठीक है, आप ये सब सही से लगाओ, हम बाकी की प्लेट्स लेकर आते हैं। ये कहते हुए नीलम अपने हाथ में पकड़े प्लेट्स नीचे रखकर चली जाती है। वही खनक जो आंगन में अपने किट्टू को लिए खड़ी थी, उसे महेंद्र जी की बहुत याद आ रही थी क्योंकि इतनी सुबह महेंद्र जी ही उसे खुद नाश्ता बनाकर खिलाते थे। महेंद्र जी खनक का ख्याल रखते थे और उसे अपने हाथों से खिलाते भी थे। सब कुछ करने के बाद जब खनक नाश्ता कर लेती थी तब महेंद्र जी घर से निकल के अपने काम में जाते थे। खनक किट्टू को लिए बस महेंद्र जी को याद कर रही थी। तभी दिग्विजय आकर उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए खनक से कहता है, अंडस को क्या हुआ, आप फिर से महेंद्र काका को याद कर रही हैं? हमने कहा था ना आपको कि रोना नहीं है, आप फिर से रोने लगी। खनक किट्टू को नीचे उतार कर दिग्विजय की तरफ मुड़कर कहती है, अंडस को हम रो नहीं रहे हैं, बस हमें दादू की बहुत याद आ रही है। दिग्विजय ने आगे बढ़कर खनक को उसके कंधे से पकड़कर उससे कहा, अंडस को गुड कि आप नहीं रो रही है, आप दादू को अपने उन यादों में याद करना जिस पर आप और दादू खुश होते थे, साथ में मुस्कुराते थे। तभी दोनों को पीछे से गायत्री आवाज देती है नाश्ते के लिए। तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर नाश्ते के लिए चले जाते हैं। खनक दिग्विजय दोनों आकर नीचे दस्तरखान पर बैठते जाते हैं। नीलम पहले दिग्विजय के प्लेट्स में नाश्ता सर्व करती है, फिर खनक, अग्नि, गायत्री और मिठी को खुद अपने हाथों से नाश्ता कराने लगती है। नीचे बैठी खनक को कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि पहली बात उसे महेंद्र जी ही अपने खिलाते थे, इसलिए अभी खनक को अपने हाथों से खाने का मन नहीं कर रहा था। खनक चुपचाप बैठी हुई थी। उसे नाश्ता ना करते हुए देखकर नीलम ने खनक से पूछा, अंडस को क्या हुआ खनक, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आपको कोई मसालेदार खाना खाना है? लेकिन बच्चे अभी कुछ दिन रुक जाए, फिर हम खुद बना देंगे आपके लिए। तो खनक नीलम को मना करते हुए कहती है, अंडस को नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है ठीक है, लेकिन हमने कभी खुद से नाश्ता नहीं किया। वह दादू सुबह नाश्ता बनाते थे और वह साथ ही साथ हमें खिला भी देते थे क्योंकि उन्हें काम में जानी होती थी सुबह और उन्हें लगता था बाद में हम नाश्ता करेंगे कि नहीं, इसीलिए दादू खुद हमें खिला देते थे। तो बस इसलिए कहते हुए खनक अपना सर नीचे झुका लेती है।
खनक के इतना कहते ही सभी उसका मुंह देखने लगते हैं। तभी खनक, जो अपना सर नीचे किए हुए थे, उसे अपने मुंह के सामने में एक रोटी का कौर दिखाई देता है। खनक अपना सर ऊपर करके देखती है तो दिग्विजय अपने हाथ में एक कौर लिए उसके मुंह के सामने किया हुआ था। खनक दिग्विजय को देखते हैं तो दिग्विजय अपने आंखों से इशारा कर उसे खाने के लिए कहता है। दिग्विजय हर एक मोड़ पर खनक को यह एहसास दिला रहा था कि उसके दादू ने जिस इंसान के बारे में खनक से कहा था वह और कोई नहीं, दिग्विजय ही हो सकता था। खनक आंसू भरे आंखों से दिग्विजय को देख रही थी तो दिग्विजय ने अपनी उंगली से खन के आंसू साफ किया और उसे अपने हाथों में पकड़ी रोटी के टुकड़े को खाने के लिए इशारा किया। खनक अपना मुंह खोली तो है दिग्विजय उसे नाश्ता खिलाना शुरू करता है और ऐसे ही करते हुए दिग्विजय खनक को पूरा नाश्ता कराने लगा। नीलम मीठी को नाश्ता करा रही थी और दिग्विजय को बैठे बिठाए 21 साल की उम्र में 5 साल की बच्ची मिल गई थी जिसे उसे खुद संभालना था। ऐसे ही करते हुए दिग्विजय खनक को पूरा नाश्ता करवाता है और साथ ही खुद भी करता है और बाकी सबका भी नाश्ता हो जाता है। तो सभी उठकर आकर हाल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी नीलम दिग्विजय को याद दिलाते हुए कहती है कि उन्हें बनारस जाने के लिए जल्दी ही निकालना चाहिए। तो दिग्विजय हाँ में सर हिलता है और खनक को उसकी पैकिंग करने के लिए कहता है और खुद भी कुछ काम से बाहर निकल जाता है। दिव्यांश और नीलम, खनक और दिग्विजय दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हुए अलग अलग ख्यालों में खोए हुए थे। कुछ देर में दिग्विजय और खनक बनारस पहुंच जाते हैं। उन्हें मणिकर्णिका घाट में महेंद्र जी की अस्थियों का विसर्जन करना था। दोनों जाकर पंडित जी से मिलते हैं तो पंडित जी उन्हें अस्थि विसर्जित करने का मुहूर्त दूसरे दिन सुबह का वक्त बताते हैं, जिसके बाद दिग्विजय खनक को बनारस में ही एक होटल में लेकर जाता है जहां दोनों आज की रात बिताने वाले थे। दिग्विजय रिसेप्शन पर जाकर अपनी और खनक की आईडी देकर एक रूम बुक करता है और खनक को लेकर रूम की तरफ जाने लगता है। वहां के जितने भी गेस्ट थे उन सभी की नजरें खनक की खूबसूरती पर ठहर से गई थी, जिसे देख दिग्विजय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन अभी वह किसी को कुछ करना नहीं चाहता था और ना ही किसी तरह का बवाल खड़ा करना चाहता था। इसलिए दिग्विजय ने खनक को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसे अपने से चिपकाते हुए उसे रूम की तरफ लेकर जाने लगा। खनक को समझ नहीं आया कि अचानक से दिग्विजय को क्या हो गया जो वह उसे इस तरह से लेकर जा रहा है। आसपास से गुजर रहे लोगों की नज़र देखकर खनक को बहुत शर्म आ रही थी, जिससे खनक दिग्विजय के होंठ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। दिग्विजय रूम के पास आता है और कार लगाकर रूम खोलकर खनक को लेकर अंदर जाता है। खनक सीधा जाकर बेड पर लेट जाती है तो दिग्विजय उससे कहता है, इसको पहले जाकर फ्रेश हो जाओ उसके बाद लेटना। लेकिन खनक कहाँ मानने वाली थी, वह तो बेड पर लेटी ही थी। दिग्विजय पहले बाथरूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया और नीलम को कॉल लगा दिया। नीलम अभी मीठी के साथ आंगन में किट्टू के साथ खेल रही थी। फोन के रिंग होने से नीलम ने अपना फोन उठाकर देखा तो दिग्विजय का नाम फ्लैश होते ही नीलम ने कॉल रिसीव कर कहा, इसको हाँ कहिए जय, कहाँ पहुँचे आप। दिग्विजय ने नीलम को बताया कि वह दोनों बनारस पहुँच चुके हैं, लेकिन पंडित जी ने अस्थि विसर्जित का महत्व सुबह का बताया है, जिससे दोनों आज की रात वहीं रुकने वाले हैं। नीलम ने उन्हें अपना ख्याल रखने को कहकर फोन कट कर दिया। मीठी, जो पिछले 2 दिन से महेंद्र जी के घर पर ही थी और इतना सब होने से नीलम का ध्यान भी सही से मीठी पर नहीं गया, वह आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी। तभी गायत्री भी घर आए और आते ही उसने देखा कि मीठी जिद कर रही थी तो गायत्री ने नीलम से कहा, भाभी चलो ना मीठी के साथ हम भी आइसक्रीम और गोलगप्पे खा कर आते हैं। नीलम मीठी और गायत्री को मना करने लगी लेकिन दोनों जब जिद पर आ गई तो नीलम को उन्हें लेकर बाहर जाना ही पड़ा। दिग्विजय, जिसने कई गार्ड्स को उन सब की हिफाजत के लिए वही महेंद्र जी के घर पर छोड़ा था, अलकाली उन तीनों को लेकर बाहर चला गया और आगे जाकर जब कार मार्केट एरिया से गुजर रहा था तो रोड साइड लगे गोलगप्पे के ठेले को देख गायत्री की आंखें चमक उठती हैं। गायत्री काली को कार रोकने की कहती है। काली के कारते ही कार से उतरकर वहां लगे गोलगप्पे के ठेले के पास जाती है और ठेले वाले काका को गोलगप्पा देने के लिए कहती है। तीनों को ठेले वाले काका गोलगप्पे खिलाते हैं, जिस पर गायत्री और तीखा करते हुए खाती है, जिससे नीलम उसे समझती है कि ज्यादा तीखा नहीं खाते, लेकिन वह गायत्री नीलम को हो समझाते हुए कहती है, इसको भाभी माँ, एक तो सी जिंदगी उस पर अगर खुलकर ना जिया तो क्या जिया। गायत्री गोलगप्पे वाले को और तीखा खिलाने के बोलने लगती है।
नीलम को भी तीखा खाना पसंद था, लेकिन वह अब मीठी की वजह से तीखा खाना कम कर चुकी थी, क्योंकि जो वह खाती मीठी भी वही चीज़ खाने के लिए मांगती थी। इसलिए वह मीठी को कुछ भी आसानी से दे सके, इसलिए ज़्यादा तीखा खाना उसने छोड़ दिया था। लेकिन अभी गायत्री की वजह से तीखा खा रही थी, जिसे नीलम को मुंह में तीखा लग रहा था। नीलम अपने मुंह को हाथ से पंखे की हवा देकर शुशु करते हुए गोलगप्पे खा रही थी। अलवही उनसे कुछ दूरी पर खड़ा दिव्यांश नीलम को देखकर मुस्कुरा रहा था। दिव्यांश के दिल में क्या था ये तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन जब भी वह नीलम को अपने पास देखता था उसके होठों पर मुस्कान छा जाती थी। दिव्यांश मुस्कुराते हुए उन तीनों के पास चला गया और नीलम के आगे अपने हाथ करते हुए उसे कहा, अंडस को क्या मुझे भी गोलगप्पे खाने के लिए मिलेंगे? नीलम दिव्यांश को अपने आगे हाथ करके देख उसके हाथ में पकड़े गोलगप्पे को दिव्यांश के हाथ में रख देती है। दिव्यांश भी उसे गोलगप्पे को अपने मुंह में भर लेता है, लेकिन तुरंत ही उसे अपने मुंह में तेज तीखा लगता है, जिससे दिग्विजय के मुंह में जलन होने लगती है। वह पानी पानी करने लगता है, जिससे नीलम दिव्यांश को पानी तो देती है, लेकिन दिव्यांश को पानी पीते हुए ठसका लग जाने से नीलम जल्दी जल्दी उसकी पीठ भी सहलाने लगती है। नीलम की दिव्यांश की पीठ को सहलाते ही दिव्यांश का ध्यान उसके ठसका लगने से हटकर नीलम के हाथ पर चला जाता है, जो उसके पीठ को सहला रहा था। दिव्यांश को भी बहुत अच्छा लग रहा था नीलम का इस तरह से उसका केयर करना, उसके पीठ को सहलाना, उसे पानी पिलाना। वही गायत्री भी नीलम और दिव्यांश को देख रही थी। दिव्यांश की नज़रों से नीलम को देख रहा था, गायत्री उन नज़रों को अच्छे से समझ रही थी। गायत्री, अग्नि और दिग्विजय तीनों ही चाहते थे कि नीलम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे, लेकिन नीलम अपने पति की यादों के साथ रहना चाहती थी और अपनी बच्ची मीठी के साथ। वह ये नहीं चाहती थी कि मीठी को एक ऐसा बाप मिले जो उसे आगे चलकर प्यार ना करे, तो वह क्या करेगी? और अगर उसके शादी करने के बाद ऐसा हो तो वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती, और अगर शादी करती है तो उसका पति उसे अपने बच्चों के लिए भी कह सकता है। तो नीलम आगे चलकर अगर मीठी पर ध्यान ना दे पाए तो यही सब सोचकर नीलम ने कभी भी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अभी जो गायत्री दिव्यांश के नज़रों में नीलम के लिए देख रही थी, उसे अच्छा लग रहा था कि कोई तो ऐसा होगा जो नीलम की जिंदगी में आकर उसे वह सारी खुशियां देगा। कुछ देर में दिव्यांश नॉर्मल हुआ तो नीलम ने उसे सदा पानी पीने के लिए दिया और गोलगप्पे वाले से मीठी पापड़ी भी मांग कर दिव्यांश को खाने के लिए दिया, जिसे खाकर दिव्यांश को कुछ अच्छा लगा तो उसने मीठी से कहा, अंडस को मीठी, यह गोलगप्पे बहुत तीखे हैं बच्चे, तो चलो हम आइसक्रीम खाते हैं, यह आपकी मामा और बुआ को खाने दो। मीठी भी जल्दी से दिव्यांश के पास चली गई। दिव्यांश ने मीठी को अपनी गोद में उठाया और सामने ही आइसक्रीम के शॉप में चला गया। उसमें बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लावर्स रखे हुए थे। दिव्यांश ने मीठी को उसे जो पसंद है वो पसंद कर लेने को कहा, तो मीठी ने उसमें से खूब सारे चॉइस किया और अपनी उंगली से ये दिखाते हुए शॉपकीपर को बताने लगी कि उसे कौन कौन सा चाहिए। मीठी ने कम से कम 10 से 20 आइसक्रीम कॉर्न चूज किए थे, जो शॉपकीपर ने उठकर ऊपर ग्लास पर रख दिया, जिसे देख दिव्यांश ने कहा, अंडस को मीठी, इतनी सारी आइसक्रीम खाओगे तो ठंडी से आपके दांत खराब हो जाएंगे। मीठी ने अपनी मीठी आवाज में कहा, अंडस को नहीं खराब होंगे मेरे दांत, सब मैं खा लूंगी, इतने सारे, फिर मम्मा भी है, बुआ भी है, आप भी है, छोटे चाचू भी है, मैं तो सबके लिए ले रही हूँ ना, तो मेरी दांत कैसे खराब होंगे। दिव्यांश सारे आइसक्रीम पैक करने के लिए कहकर शॉपकीपर को पैसे देकर मीठी को आइसक्रीम पकड़ाकर नीलम और गायत्री के पास आता है। मीठी के हाथ में इतने सारे आइसक्रीम देखकर नीलम दिव्यांश से कहती है, अंडस को आपको इतनी सारी आइसक्रीम मीठी को दिलाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मीठी एक खा लेती वही बहुत होता है। तो दिव्यांश ने कहा, अंडस को ये सारे मीठी ने पसंद किया है इसलिए मैंने ये सारे ले लिए। और फिर दिव्यांश ने उसमें से एक गायत्री को निकाल कर दिया और एक नीलम को और एक खुद भी ले लिया, जिसे वह चारों मिलकर वही गायत्री और नीलम के साथ कार के पास खड़े खा रहे थे। दिव्यांश खा तो आइसक्रीम रहा था, लेकिन उसकी नज़रें नीलम पर ही ठहर रही थी। जब चारों की आइसक्रीम खत्म हो गई तो नीलम ने मीठी को दिव्यांश की गोद से लेते हुए कहा, अंडस को अब उन्हें घर जाना चाहिए। इतना कहकर नीलम, गायत्री और मीठी तीनों उनके घर के पास आ गए, लेकिन तभी ड्राइवर ने कहा कि कार का टायर पंचर हो गया है, जिससे रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दिव्यांश ने नीलम से घर छोड़ने इसके लिए कहा, तो गायत्री ने वहां बहाना करते हुए कहा कि उसे अपने घर जाना है ठाकुर महल, तो वह यहाँ से चली जाएगी और बाद में घर आएगी। गायत्री ने दिव्यांश को नीलम और मीठी को घर छोड़ने के लिए कहा, तो नीलम ने तुरंत ही मना करते हुए कहा,
अंडस को नहीं, मैं वेट कर लूंगी। लेकिन दिव्यांश और गायत्री की जिद करने पर नीलम को दिव्यांश के साथ महेंद्र जी के घर जाना ही पड़ता है। महेंद्र जी के घर जाने के लिए दिव्यांश मीठी और नीलम को लेकर निकल जाता है। वहीं अब धीरे धीरे शाम गहराने लगी थी। दिग्विजय ने खाना ऑर्डर कर दिया था और कनक को हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के लिए भी कह दिया था। कनक भी बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर आ गई थी तो कुछ ही देर में उनकी डोर पर बेल भेजने की आवाज आती है। दिग्विजय जाकर डोर ओपन करता है तो सामने वेटर दोनों का खाना लिए खड़ा था। दिग्विजय वेटर से खाना लेकर जाकर कॉफी टेबल के पास रखता है और कनक को सोफे पर बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। दिग्विजय को मीठी जैसी एक बच्ची मिल गई थी जिसे उसे संभालने था, जो उसका ध्यान खुद पर बटोरे रखेगी, और कनक को ऐसा मिला था जो महेंद्र जी जैसे उसका ख्याल रख सके, क्योंकि दिग्विजय ने अभी तक वही तो किया था। वह हर एक पल कनक का ख्याल रख रहा था, जैसे कनक कोई 21 साल की लड़की ना होकर मीठी की तरह 5 साल की बच्ची हो। दिग्विजय कनक को पूरा खाना खिलाकर उसे सोने के लिए कहता है और फिर अपने फ़ोन में कुछ मेल्स चेक करने लगता है। जब दिग्विजय का काम हो जाता है तो दिग्विजय रूम में रखे काउच में लेटकर सोने की कोशिश करने लगता है। होटल का काउच छोटा होने की वजह से दिग्विजय को उसमें सोने में परेशानी हो रही थी। जैसे अगर दिग्विजय थोड़ा ऊपर की ओर उठता है तो उसका सर काउच के आर्म से बाहर चला जाता, और अगर वह अपने सर को आर्म पर रखता तो उसका पैर बाहर चला जाता है। कनक उसे काफी देर से सोने के लिए मशक्कत करते हुए देख रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी कि दिग्विजय मशक्कत कर काउच पर ही सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेड पर जाकर सोने की बात नहीं कह रहा है। कनक बेड से उठकर मैं दिग्विजय के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोली, अंडस को अगर आपको यहाँ सोने में दिक्कत हो रही है तो आप चलो बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगी। तो दिग्विजय ने कहा, अंडस को नहीं नहीं, तुम जाकर वहाँ बेड सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगा और फिर आज रात की ही तो बात है, हमें कौन सा यहाँ ज्यादा दिन रुकना है, बस आज की रात पूरी हो जाए फिर हम अपना काम करके चले जाएंगे। दिग्विजय फिर से काउच पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर लंबे होने के कारण वो काउच से बाहर चला जा रहा था। जब दिग्विजय को इस तरह देखकर कनक से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह वापस से दिग्विजय के पास गई और उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचकर बेड के पास लेकर चली गई और उसे एक साइड लेटा कर कहा, अंडस को आपको बेड पर सोना है, मैं भी यही सोऊंगी, मैं काउच पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन हम दोनों बेड पर सोएंगे तो एक काम कर सकते हैं। कहते हुए कनक कुशन और पिलो के बेड पर एक बॉर्डर बनाने लगती है। कुछ कुशन बीच में रखने के बाद जब वो बॉर्डर पूरा हो जाता है तो कनक अपनी जगह पर लेटे हुए दिग्विजय से कहती है, अंडस को आप ठीक हैं, आप अपनी जगह पर सो जाओ, मैं अपनी जगह पर सो जाती हूँ। कहते हुए कनक अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कनक की इस हरकत पर दिग्विजय उसे देख मुस्कुराने लगता है। मकसद के करीब कनक अपनी जगह पर लेटे हुए दिग्विजय से कहती है, अंडस को आप ठीक है, आप अपनी जगह पर सो जाओ, मैं अपनी जगह पर सो जाती हूँ। कहते हुए कनक अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कनक की इस हरकत पर दिग्विजय उसे देख मुस्कुराने लगता है। सफर से थके होने के कारण कनक बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई थी। वहीं दिग्विजय कनक के मासूम चेहरे को देख रहा था। कनक बॉर्डर के पास आ गई थी और उसने अपने पैर बॉर्डर के इस पार कर दिग्विजय के पैरों के ऊपर डाल दिया था। दिग्विजय कनक की हरकत देख मुस्कुरा देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेड पर बने पिलो के बॉर्डर आखिर कनक की हरकतों के आगे कितने देर टिक पाएगी। कनक तो खुद ही अपनी बनाए बॉर्डर को तोड़ देगी। दिग्विजय कनक का चेहरा देख अभी मुस्कुरा ही रहा था कि उसे फिर से महेंद्र जी का कनक के बारे में ये बोलना कि कनक कनक नहीं है याद आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी हो पोती जिसे इतने साल सीने से लगा कर रखा हो, उसे ये अचानक ये कहना कि कनक कनक नहीं है कोई और है, और वो भी अपने मरने के टाइम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी देना। दिग्विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सर अब ये सब सोचते हुए फटा जा रहा था, लेकिन अभी भी दिग्विजय कनक को लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि कनक के बारे में जानने वाले महेंद्र जी अब दुनिया में नहीं और कनक को खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सब सोचते हुए दिग्विजय के होंठ कनक के बालों में आ गया था। जब दिग्विजय अपने ख्यालों से बाहर आकर देखता है तो कनक उसके ऊपर बड़े आराम से सो रही है और उसकी खुद की बनाई बाउंड्री उसने खुद तोड़ दी थी। दिग्विजय को कनक का उसके यूं करीब रहना अच्छा लग रहा था। कनक के होंठ दिग्विजय के सीने पर थे। दिग्विजय उस होंठ को उठाकर चूम लेता है। वो सोच रहा था काश उनकी शादी नॉर्मल हुई होती तो अभी दिग्विजय कनक को प्यार कर रहा होता।
यूं खनक खनक है या नहीं इस चीज में उलझा नहीं रहता। तभी दिग्विजय को काली का ख्याल आता है और दिग्विजय काली को कॉल करता है। काली के कुछ देर रिंग जाने के बाद काली कॉल रिसीव कर अपने कान से लगाकर बोला, अंडस्को कहिए मालिक। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को काली, हमें महेंद्र काका की और खनक के बीते हुए कल के बारे में जानना है। अब तो महेंद्र काका रहे नहीं, लेकिन तुम कुछ भी करो, मुझे खनक और महेंद्र काका के जानना है, सब कुछ जानना है। पहले महेंद्र काका कहाँ रहते थे, क्या करते थे, वो सब कुछ कहकर दिग्विजय रुकता है तो काली कहता है, अंडस्को ठीक है मालिक, जब तक आप वापस हरिद्वार पहुंचोगे तब तक महेंद्र काका कौन थे, उनकी किसी दुश्मनी जो उनको छिपने के लिए मजबूर कर रही थी, सब कुछ आपके हाथों में रहेगी। तभी दिग्विजय के ऊपर सोई खनक हिलती है तो दिग्विजय काली को सब कुछ पता करने के लिए बोलकर कॉल कट कर अपने ऊपर सो रही खनक को देखता है। फिर खनक को अपने साथ ब्लैंकेट में लेकर दिग्विजय अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है। वहीं हरिद्वार में मिठी के कहने पर दिव्यांश उसे और नीलम को लेकर एडवेंचर पार्क चला गया था। नीलम दिव्यांश को रोकती रह गई थी कि उसे मिठी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो उन दोनों को सीधे महेंद्र जी के घर ले जाकर छोड़ दे। लेकिन दिव्यांश नीलम की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो और मिठी दोनों बदमसी करते हुए एडवेंचर पहुंच गए थे। दिव्यांश मिठी को गोद में लेकर कार से बाहर निकलकर नीलम के साइड जाकर डोर खोलकर खड़ा हो जाता है। ना चाहते हुए भी मिठी की वजह से नीलम को बाहर आना ही पड़ता है। नीलम ने अभी हल्की गुलाबी कलर की अभी साड़ी पहन रखी थी, उसे यहाँ बिल्कुल भी आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी मिठी जो कि दिव्यांश की गोद में थी वह यहाँ आने के लिए कह रही थी और दिव्यांश उसी को घुमाने के लिए लेकर आया था। दिव्यांश नीलम और मिठी को लेकर टिकट काउंटर के पास जाता है और तीनों के लिए टिकट निकालने के लिए कहता है तो टिकट काउंटर पर बैठा आदमी उन तीनों को एक फैमिली हस्बैंड वाइफ और बेटी समझकर टिकट काउंट करके देता है। दिव्यांश दोनों को लेकर एडवेंचर पार्क के अंदर चला जाता है। उन्हें एडवेंचर पार्क के अंदर जाने के बाद सबसे पहले राइड जो मिलता है वह एक बच्चे के लिए था जो कि फ्लाई हेलीकॉप्टर था। दिव्यांश मिठी को लाकर वहां भाई साहब बच्चे को राइड करवाना है। वह आदमी दिग्विजय के हाथ से राइड टिकट लेता है और मिठी को हेलीकॉप्टर में बैठकर सीट बेल्ट लगा देता है। कुछ ही मिनट में मिठी हवा में घूम रही थी, कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी गोल गम जाती है। मिठी हेलीकॉप्टर राइड कर खिलखिला कर हंस रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था और उसे इस तरह से खुश देखकर नीलम खुश हो रही है और मिठी के खिलखिलाने पर ताली बजा रही थी। कुछ देर हेलीकॉप्टर राइड करने के बाद मिठी नीचे उतर आती है। मिठी से नीलम पूछती, आपको मजा आया? मिठी हंसते हुए बोलती है, अंडस्को हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आया, हम दूसरे राइड करने के लिए चलते हैं। दिव्यांश दोनों को लेकर दूसरे राइड के लिए चला जाता है। वहाँ तीनों ही एक साथ बैठते हैं। मिठी दिव्यांश के गोद में बैठी थी और नीलम उसके पास ही। नीलम पहले मना करती है कि उसे राइड नहीं करना है, लेकिन दिव्यांश में मिठी उसे खींचकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। राइड जैसे स्टार्ट होता है, नीलम के होंठ की पकड़ दिव्यांश के बांह पर कस जाती है और दिव्यांश के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। जैसे वह धीरे धीरे अपने मकसद के करीब जा रहा था। अनटाइटल्ड चैप्टर। खनक अपनी जगह पर लेटे हुए दिग्विजय से कहती है, अंडस्को आप ठीक है, आप अपनी जगह पर सो जाओ, मैं अपनी जगह पर सो जाती हूँ। कहते हुए खनक अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही खनक की इस हरकत पर दिग्विजय उसे देख मुस्कुराने लगता है। सफर से थके होने के कारण खनक बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई थी। वहीं दिग्विजय खनक के मासूम चेहरे को देख रहा था। खनक बॉर्डर के पास आ गई थी और उसने अपने पैर बॉर्डर के इस पार कर दिग्विजय के पैरों के ऊपर डाल दिया था। दिग्विजय खनक की हरकत देख मुस्कुरा देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेड पर बने पिलो के बॉर्डर आखिर खनक की हरकतों के आगे कितने देर टिक पाएगी। खनक तो खुद ही अपनी बनाए बॉर्डर को तोड़ देगी। दिग्विजय खनक का चेहरा देख अभी मुस्कुरा ही रहा था कि उसे फिर से महेंद्र जी का खनक के बारे में ये बोलना कि खनक खनक नहीं है याद आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी हो पोती जिसे इतने साल सीने से लगा कर रखा हो, उसे यो अचानक ये कहना कि खनक खनक नहीं है कोई और है, और वो भी अपने मरने के टाइम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी देना। दिग्विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सर अब ये सब सोचते हुए फटा जा रहा था। लेकिन अभी भी दिग्विजय खनक को लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि खनक के बारे में जानने वाले महेंद्र जी अब दुनिया में नहीं और खनक को खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
ये सब सोचते हुए दिग्विजय के होंठ खनक के बालों में आ गया था। जब दिग्विजय अपने ख्यालों से बाहर आकर देखता है तो खनक उसके ऊपर बड़े आराम से सो रही है और उसकी खुद की बनाई बाउंड्री उसने खुद तोड़ दी थी। दिग्विजय को खनक का उसके यूं करीब रहना अच्छा लग रहा था। खनक के होंठ दिग्विजय के सीने पर थे। दिग्विजय उस होंठ को उठाकर चूम लेता है। वो सोच रहा था काश उनकी शादी नॉर्मल हुई होती तो अभी दिग्विजय खनक को प्यार कर रहा होता। यूं खनक खनक है या नहीं इस चीज में उलझा नहीं रहता। तभी दिग्विजय को काली का ख्याल आता है और दिग्विजय काली को कॉल करता है। काली के कुछ देर रिंग जाने के बाद काली कॉल रिसीव कर अपने कान से लगाकर बोला, अंडस को कहिए मालिक। दिग्विजय ने कहा, अंडस को काली, हमें महेंद्र काका की और खनक के बीते हुए कल के बारे में जानना है। अब तो महेंद्र काका रहे नहीं लेकिन तुम कुछ भी करो, मुझे खनक और महेंद्र काका के जानना है, सब कुछ जानना है। पहले महेंद्र काका कहाँ रहते थे, क्या करते थे, वो सब कुछ कहकर दिग्विजय रुकता है तो काली कहता है, अंडस को ठीक है मालिक, जब तक आप वापस हरिद्वार पहुंचोगे तब तक महेंद्र काका कौन थे, उनकी किसी दुश्मनी जो उनको छिपने के लिए मजबूर कर रही थी, सब कुछ आपके हाथों में रहेगी। तभी दिग्विजय के ऊपर सोई खनक हिलती है तो दिग्विजय काली को सब कुछ पता करने के लिए बोलकर कॉल कट कर अपने ऊपर सो रही खनक को देखता है। फिर खनक को अपने साथ ब्लैंकेट में लेकर दिग्विजय अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है। वहीं हरिद्वार में मिठी के कहने पर दिव्यांश उसे और नीलम को लेकर एडवेंचर पार्क चला गया था। नीलम दिव्यांश को रोकती रह गई थी कि उसे मिठी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो उन दोनों को सीधे महेंद्र जी के घर ले जाकर छोड़ दे। लेकिन दिव्यांश नीलम की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो और मिठी दोनों बदमसी करते हुए एडवेंचर पहुंच गए थे। दिव्यांश मिठी को गोद में लेकर कार से बाहर निकलकर नीलम की साइड जाकर डोर खोलकर खड़ा हो जाता है। ना चाहते हुए भी मिठी की वजह से नीलम को बाहर आना ही पड़ता है। नीलम ने अभी हल्की गुलाबी कलर की अभी साड़ी पहन रखी थी, उसे यहाँ बिल्कुल भी आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी मिठी जो कि दिव्यांश की गोद में थी वह यहाँ आने के लिए कह रही थी और दिव्यांश उसी को घुमाने के लिए लेकर आया था। दिव्यांश नीलम और मिठी को लेकर टिकट काउंटर के पास जाता है और तीनों के लिए टिकट निकालने के लिए कहता है तो टिकट काउंटर पर बैठा आदमी उन तीनों को एक फैमिली हस्बैंड वाइफ और बेटी समझकर टिकट काउंट करके देता है। दिव्यांश दोनों को लेकर एडवेंचर पार्क के अंदर चला जाता है। उन्हें एडवेंचर पार्क के अंदर जाने के बाद सबसे पहले राइड जो मिलता है वह एक बच्चे के लिए था जो कि फ्लाई हेलीकॉप्टर था। दिव्यांश मिठी को लाकर वहां भाई साहब बच्चे को राइड करवाना है। वह आदमी दिग्विजय के हाथ से राइड टिकट लेता है और मिठी को हेलीकॉप्टर में बैठकर सीट बेल्ट लगा देता है। कुछ ही मिनट में मिठी हवा में घूम रही थी, कभी आगे जाती कभी पीछे जाती कभी गोल गम जाती है। मिठी हेलीकॉप्टर राइड कर खिलखिला कर हंस रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था और उसे इस तरह से खुश देखकर नीलम खुश हो रही है और मिठी के खिलखिलाने पर ताली बजा रही थी। कुछ देर हेलीकॉप्टर राइड करने के बाद मिठी नीचे उतर आती है। मिठी से नीलम पूछती, आपको मजा आया? मिठी हंसते हुए बोलती है, अंडस को हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आया, हम दूसरे राइड करने के लिए चलते हैं। दिव्यांश दोनों को लेकर दूसरे राइड के लिए चला जाता है। वहाँ तीनों ही एक साथ बैठते हैं। मिठी दिव्यांश के गोद में बैठी थी और नीलम उसके पास ही। नीलम पहले मना करती है कि उसे राइड नहीं करना है, लेकिन दिव्यांश में मिठी उसे खींचकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। राइड जैसे स्टार्ट होता है, नीलम के होंठ की पकड़ दिव्यांश के बांह पर कस जाती है और दिव्यांश के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। जैसे वह धीरे धीरे अपने मकसद के करीब जा रहा था। खनक अपनी जगह पर लेटे हुए दिग्विजय से कहती है, अंडस को आप ठीक है, आप अपनी जगह पर सो जाओ, मैं अपनी जगह पर सो जाती हूँ। कहते हुए खनक अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही खनक की इस हरकत पर दिग्विजय उसे देख मुस्कुराने लगता है। सफर से थके होने के कारण खनक बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई थी। वहीं दिग्विजय खनक के मासूम चेहरे को देख रहा था। खनक बॉर्डर के पास आ गई थी और उसने अपने पैर बॉर्डर के इस पार कर दिग्विजय के पैरों के ऊपर डाल दिया था। दिग्विजय खनक की हरकत देख मुस्कुरा देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेड पर बने पिलो के बॉर्डर आखिर खनक की हरकतों के आगे कितने देर टिक पाएगी। खनक तो खुद ही अपनी बनाए बॉर्डर को तोड़ देगी। दिग्विजय खनक का चेहरा देख अभी मुस्कुरा ही रहा था कि उसे फिर से महेंद्र जी का खनक के बारे में ये बोलना कि खनक खनक नहीं है याद आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी हो पोती जिसे इतने साल सीने से लगा कर रखा हो, उसे ये अचानक ये कहना कि खनक खनक नहीं है कोई और है, और वो भी अपने मरने के टाइम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी देना।
दिग्विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका सर अब ये सब सोचते हुए फटा जा रहा था, लेकिन अभी भी दिग्विजय खनक को लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि खनक के बारे में जानने वाले महेंद्र जी अब दुनिया में नहीं और खनक को खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सब सोचते हुए दिग्विजय के होंठ खनक के बालों में आ गया था। जब दिग्विजय अपने ख्यालों से बाहर आकर देखता है तो खनक उसके ऊपर बड़े आराम से सो रही है और उसकी खुद की बनाई बाउंड्री उसने खुद तोड़ दी थी। दिग्विजय को खनक का उसके यूं करीब रहना अच्छा लग रहा था। खनक के होंठ दिग्विजय के सीने पर थे। दिग्विजय उस होंठ को उठाकर चूम लेता है। वो सोच रहा था काश उनकी शादी नॉर्मल हुई होती तो अभी दिग्विजय खनक को प्यार कर रहा होता। यूं खनक खनक है या नहीं इस चीज में उलझा नहीं रहता। तभी दिग्विजय को काली का ख्याल आता है और दिग्विजय काली को कॉल करता है। काली के कुछ देर रिंग जाने के बाद काली कॉल रिसीव कर अपने कान से लगाकर बोला, अंडस्को कहिए मालिक। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को काली, हमें महेंद्र काका की और खनक के बीते हुए कल के बारे में जानना है। अब तो महेंद्र काका रहे नहीं, लेकिन तुम कुछ भी करो, मुझे खनक और महेंद्र काका के जानना है, सब कुछ जानना है। पहले महेंद्र काका कहाँ रहते थे, क्या करते थे, वो सब कुछ कहकर दिग्विजय रुकता है तो काली कहता है, अंडस्को ठीक है मालिक, जब तक आप वापस हरिद्वार पहुंचोगे तब तक महेंद्र काका कौन थे, उनकी किसी दुश्मनी जो उनको छिपने के लिए मजबूर कर रही थी, सब कुछ आपके हाथों में रहेगी। तभी दिग्विजय के ऊपर सोई खनक हिलती है तो दिग्विजय काली को सब कुछ पता करने के लिए बोलकर कॉल कट कर अपने ऊपर सो रही खनक को देखता है। फिर खनक को अपने साथ ब्लैंकेट में लेकर दिग्विजय अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है। वहीं हरिद्वार में मिठी के कहने पर दिव्यांश उसे और नीलम को लेकर एडवेंचर पार्क चला गया था। नीलम दिव्यांश को रोकती रह गई थी कि उसे मिठी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो उन दोनों को सीधे महेंद्र जी के घर ले जाकर छोड़ दे। लेकिन दिव्यांश नीलम की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो और मिठी दोनों बदमसी करते हुए एडवेंचर पहुंच गए थे। दिव्यांश मिठी को गोद में लेकर कार से बाहर निकलकर नीलम की साइड जाकर डोर खोलकर खड़ा हो जाता है। ना चाहते हुए भी मिठी की वजह से नीलम को बाहर आना ही पड़ता है। नीलम ने अभी हल्की गुलाबी कलर की अभी साड़ी पहन रखी थी, उसे यहाँ बिल्कुल भी आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी मिठी जो कि दिव्यांश की गोद में थी वह यहाँ आने के लिए कह रही थी और दिव्यांश उसी को घुमाने के लिए लेकर आया था। दिव्यांश नीलम और मिठी को लेकर टिकट काउंटर के पास जाता है और तीनों के लिए टिकट निकालने के लिए कहता है तो टिकट काउंटर पर बैठा आदमी उन तीनों को एक फैमिली हस्बैंड वाइफ और बेटी समझकर टिकट काउंट करके देता है। दिव्यांश दोनों को लेकर एडवेंचर पार्क के अंदर चला जाता है। उन्हें एडवेंचर पार्क के अंदर जाने के बाद सबसे पहले राइड जो मिलता है वह एक बच्चे के लिए था जो कि फ्लाई हेलीकॉप्टर था। दिव्यांश मिठी को लाकर वहां भाई साहब बच्चे को राइड करवाना है। वह आदमी दिग्विजय के हाथ से राइड टिकट लेता है और मिठी को हेलीकॉप्टर में बैठकर सीट बेल्ट लगा देता है। कुछ ही मिनट में मिठी हवा में घूम रही थी, कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी गोल गम जाती है। मिठी हेलीकॉप्टर राइड कर खिलखिला कर हंस रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था और उसे इस तरह से खुश देखकर नीलम खुश हो रही है और मिठी के खिलखिलाने पर ताली बजा रही थी। कुछ देर हेलीकॉप्टर राइड करने के बाद मिठी नीचे उतर आती है। मिठी से नीलम पूछती, आपको मजा आया? मिठी हंसते हुए बोलती है, अंडस्को हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आया, हम दूसरे राइड करने के लिए चलते हैं। दिव्यांश दोनों को लेकर दूसरे राइड के लिए चला जाता है। वहाँ तीनों ही एक साथ बैठते हैं। मिठी दिव्यांश के गोद में बैठी थी और नीलम उसके पास ही। नीलम पहले मना करती है कि उसे राइड नहीं करना है, लेकिन दिव्यांश में मिठी उसे खींचकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। राइड जैसे स्टार्ट होता है, नीलम के होंठ की पकड़ दिव्यांश के बांह पर कस जाती है और दिव्यांश के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। जैसे वह घिरे घिरे अपने मकसद के करीब जा रहा था, मोक्ष प्राप्ति। राइड जैसे स्टार्ट होता है, नीलम के होंठ की पकड़ दिव्यांश के बांह पर कस जाती है और दिव्यांश के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। जैसे वह घिरे घिरे अपने मकसद के करीब जा रहा था। खनक अपनी जगह पर लेटे हुए दिग्विजय से कहती है, अंडस्को आप ठीक है, आप अपनी जगह पर सो जाओ, मैं अपनी जगह पर सो जाती हूँ। कहते हुए खनक अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही खनक की इस हरकत पर दिग्विजय उसे देख मुस्कुराने लगता है। सफर से थके होने के कारण खनक बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई थी। वहीं दिग्विजय खनक के मासूम चेहरे को देख रहा था। खनक बॉर्डर के पास आ गई थी और उसने अपने पैर बॉर्डर के इस पार कर दिग्विजय के पैरों के ऊपर डाल दिया था।
दिग्विजय खनक की हरकत देख मुस्कुरा देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेड पर बने पिलो के बॉर्डर आखिर खनक की हरकतों के आगे कितने देर टिक पाएगी। खनक तो खुद ही अपनी बनाए बॉर्डर को तोड़ देगी। दिग्विजय खनक का चेहरा देख अभी मुस्कुरा ही रहा था कि उसे फिर से महेंद्र जी का खनक के बारे में ये बोलना कि खनक खनक नहीं है याद आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी हो पोती जिसे इतने साल सीने से लगा कर रखा हो, उसे यूँ अचानक ये कहना कि खनक खनक नहीं है कोई और है, और वो भी अपने मरने के टाइम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी देना। दिग्विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सर अब ये सब सोचते हुए फटा जा रहा था, लेकिन अभी भी दिग्विजय खनक को लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि खनक के बारे में जानने वाले महेंद्र जी अब दुनिया में नहीं और खनक को खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सब सोचते हुए दिग्विजय के होंठ खनक के बालों में आ गया था। जब दिग्विजय अपने ख्यालों से बाहर आकर देखता है तो खनक उसके ऊपर बड़े आराम से सो रही है और उसकी खुद की बनाई बाउंड्री उसने खुद तोड़ दी थी। दिग्विजय को खनक का उसके यूं करीब रहना अच्छा लग रहा था। खनक के होंठ दिग्विजय के सीने पर थे। दिग्विजय उस होंठ को उठाकर चूम लेता है। वो सोच रहा था काश उनकी शादी नॉर्मल हुई होती तो अभी दिग्विजय खनक को प्यार कर रहा होता। यूं खनक खनक है या नहीं इस चीज में उलझा नहीं रहता। तभी दिग्विजय को काली का ख्याल आता है और दिग्विजय काली को कॉल करता है। काली के कुछ देर रिंग जाने के बाद काली कॉल रिसीव कर अपने कान से लगाकर बोला, अंडस्को कहिए मालिक। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को काली, हमें महेंद्र काका की और खनक के बीते हुए कल के बारे में जानना है। अब तो महेंद्र काका रहे नहीं, लेकिन तुम कुछ भी करो, मुझे खनक और महेंद्र काका के जानना है, सब कुछ जानना है। पहले महेंद्र काका कहाँ रहते थे, क्या करते थे, वो सब कुछ कहकर दिग्विजय रुकता है तो काली कहता है, अंडस्को ठीक है मालिक, जब तक आप वापस हरिद्वार पहुंचोगे तब तक महेंद्र काका कौन थे, उनकी किसी दुश्मनी जो उनको छिपने के लिए मजबूर कर रही थी, सब कुछ आपके हाथों में रहेगी। तभी दिग्विजय के ऊपर सोई खनक हिलती है तो दिग्विजय काली को सब कुछ पता करने के लिए बोलकर कॉल कट कर अपने ऊपर सो रही खनक को देखता है। फिर खनक को अपने साथ ब्लैंकेट में लेकर दिग्विजय अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है। वहीं हरिद्वार में मिठी के कहने पर दिव्यांश उसे और नीलम को लेकर एडवेंचर पार्क चला गया था। नीलम दिव्यांश को रोकती रह गई थी कि उसे मिठी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो उन दोनों को सीधे महेंद्र जी के घर ले जाकर छोड़ दे। लेकिन दिव्यांश नीलम की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो और मिठी दोनों बदमसी करते हुए एडवेंचर पहुंच गए थे। दिव्यांश मिठी को गोद में लेकर कार से बाहर निकलकर नीलम के साइड जाकर डोर खोलकर खड़ा हो जाता है। ना चाहते हुए भी मिठी की वजह से नीलम को बाहर आना ही पड़ता है। नीलम ने अभी हल्की गुलाबी कलर की अभी साड़ी पहन रखी थी, उसे यहाँ बिल्कुल भी आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी मिठी जो कि दिव्यांश की गोद में थी वह यहाँ आने के लिए कह रही थी और दिव्यांश उसी को घुमाने के लिए लेकर आया था। दिव्यांश नीलम और मिठी को लेकर टिकट काउंटर के पास जाता है और तीनों के लिए टिकट निकालने के लिए कहता है तो टिकट काउंटर पर बैठा आदमी उन तीनों को एक फैमिली हस्बैंड वाइफ और बेटी समझकर टिकट काउंट करके देता है। दिव्यांश दोनों को लेकर एडवेंचर पार्क के अंदर चला जाता है। उन्हें एडवेंचर पार्क के अंदर जाने के बाद सबसे पहले राइड जो मिलता है वह एक बच्चे के लिए था जो कि फ्लाई हेलीकॉप्टर था। दिव्यांश मिठी को लाकर वहां भाई साहब बच्चे को राइड करवाना है। वह आदमी दिग्विजय के हाथ से राइड टिकट लेता है और मिठी को हेलीकॉप्टर में बैठकर सीट बेल्ट लगा देता है। कुछ ही मिनट में मिठी हवा में घूम रही थी, कभी आगे जाती कभी पीछे जाती कभी गोल गम जाती है। मिठी हेलीकॉप्टर राइड कर खिलखिला कर हंस रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था और उसे इस तरह से खुश देखकर नीलम खुश हो रही है और मिठी के खिलखिलाने पर ताली बजा रही थी। कुछ देर हेलीकॉप्टर राइड करने के बाद मिठी नीचे उतर आती है। मिठी से नीलम पूछती, आपको मजा आया? मिठी हंसते हुए बोलती है, अंडस्को हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आया, हम दूसरे राइड करने के लिए चलते हैं। दिव्यांश दोनों को लेकर दूसरे राइड के लिए चला जाता है। वहाँ तीनों ही एक साथ बैठते हैं। मिठी दिव्यांश के गोद में बैठी थी और नीलम उसके पास ही। नीलम पहले मना करती है कि उसे राइड नहीं करना है, लेकिन दिव्यांश में मिठी उसे खींचकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। राइड जैसे स्टार्ट होता है, नीलम के होंठ की पकड़ दिव्यांश के बांह पर कस जाती है और दिव्यांश के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। जैसे वह धीरे धीरे अपने मकसद के करीब जा रहा था। खनक अपनी जगह पर लेटे हुए दिग्विजय से कहती है,
अंडस्को आप ठीक है, आप अपनी जगह पर सो जाओ, मैं अपनी जगह पर सो जाती हूँ, कहते हुए खनक अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही खनक की इस हरकत पर दिग्विजय उसे देख मुस्कुराने लगता है। सफर से थके होने के कारण खनक बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई थी। वहीं दिग्विजय खनक के मासूम चेहरे को देख रहा था। खनक बॉर्डर के पास आ गई थी और उसने अपने पैर बॉर्डर के इस पार कर दिग्विजय के पैरों के ऊपर डाल दिया था। दिग्विजय खनक की हरकत देख मुस्कुरा देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेड पर बने पिलो के बॉर्डर आखिर खनक की हरकतों के आगे कितने देर टिक पाएगी। खनक तो खुद ही अपनी बनाए बॉर्डर को तोड़ देगी। दिग्विजय खनक का चेहरा देख अभी मुस्कुरा ही रहा था कि उसे फिर से महेंद्र जी का खनक के बारे में ये बोलना कि खनक खनक नहीं है याद आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी हो पोती जिसे इतने साल सीने से लगा कर रखा हो, उसे यूँ अचानक ये कहना कि खनक खनक नहीं है कोई और है, और वो भी अपने मरने के टाइम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी देना। दिग्विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सर अब ये सब सोचते हुए फटा जा रहा था, लेकिन अभी भी दिग्विजय खनक को लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि खनक के बारे में जानने वाले महेंद्र जी अब दुनिया में नहीं और खनक को खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सब सोचते हुए दिग्विजय के होंठ खनक के बालों में आ गया था। जब दिग्विजय अपने ख्यालों से बाहर आकर देखता है तो खनक उसके ऊपर बड़े आराम से सो रही है और उसकी खुद की बनाई बाउंड्री उसने खुद तोड़ दी थी। दिग्विजय को खनक का उसके यूं करीब रहना अच्छा लग रहा था। खनक के होंठ दिग्विजय के सीने पर थे। दिग्विजय उस होंठ को उठाकर चूम लेता है। वो सोच रहा था काश उनकी शादी नॉर्मल हुई होती तो अभी दिग्विजय खनक को प्यार कर रहा होता। यूं खनक खनक है या नहीं इस चीज में उलझा नहीं रहता। तभी दिग्विजय को काली का ख्याल आता है और दिग्विजय काली को कॉल करता है। काली के कुछ देर रिंग जाने के बाद काली कॉल रिसीव कर अपने कान से लगाकर बोला, अंडस्को कहिए मालिक। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को काली, हमें महेंद्र काका की और खनक के बीते हुए कल के बारे में जानना है। अब तो महेंद्र काका रहे नहीं, लेकिन तुम कुछ भी करो, मुझे खनक और महेंद्र काका के जानना है, सब कुछ जानना है। पहले महेंद्र काका कहाँ रहते थे, क्या करते थे, वो सब कुछ कहकर दिग्विजय रुकता है तो काली कहता है, अंडस्को ठीक है मालिक, जब तक आप वापस हरिद्वार पहुंचोगे तब तक महेंद्र काका कौन थे, उनकी किसी दुश्मनी जो उनको छिपने के लिए मजबूर कर रही थी, सब कुछ आपके हाथों में रहेगी। तभी दिग्विजय के ऊपर सोई खनक हिलती है तो दिग्विजय काली को सब कुछ पता करने के लिए बोलकर कॉल कट कर अपने ऊपर सो रही खनक को देखता है। फिर खनक को अपने साथ ब्लैंकेट में लेकर दिग्विजय अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है। वहीं हरिद्वार में मिठी के कहने पर दिव्यांश उसे और नीलम को लेकर एडवेंचर पार्क चला गया था। नीलम दिव्यांश को रोकती रह गई थी कि उसे मिठी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो उन दोनों को सीधे महेंद्र जी के घर ले जाकर छोड़ दे। लेकिन दिव्यांश नीलम की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो और मिठी दोनों बदमसी करते हुए एडवेंचर पहुंच गए थे। दिव्यांश मिठी को गोद में लेकर कार से बाहर निकलकर नीलम की साइड जाकर डोर खोलकर खड़ा हो जाता है। ना चाहते हुए भी मिठी की वजह से नीलम को बाहर आना ही पड़ता है। नीलम ने अभी हल्की गुलाबी कलर की अभी साड़ी पहन रखी थी, उसे यहाँ बिल्कुल भी आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी मिठी जो कि दिव्यांश की गोद में थी वह यहाँ आने के लिए कह रही थी और दिव्यांश उसी को घुमाने के लिए लेकर आया था। दिव्यांश नीलम और मिठी को लेकर टिकट काउंटर के पास जाता है और तीनों के लिए टिकट निकालने के लिए कहता है तो टिकट काउंटर पर बैठा आदमी उन तीनों को एक फैमिली हस्बैंड वाइफ और बेटी समझकर टिकट काउंट करके देता है। दिव्यांश दोनों को लेकर एडवेंचर पार्क के अंदर चला जाता है। उन्हें एडवेंचर पार्क के अंदर जाने के बाद सबसे पहले राइड जो मिलता है वह एक बच्चे के लिए था जो कि फ्लाई हेलीकॉप्टर था। दिव्यांश मिठी को लाकर वहां भाई साहब बच्चे को राइड करवाना है। वह आदमी दिग्विजय के हाथ से राइड टिकट लेता है और मिठी को हेलीकॉप्टर में बैठकर सीट बेल्ट लगा देता है। कुछ ही मिनट में मिठी हवा में घूम रही थी, कभी आगे जाती कभी पीछे जाती कभी गोल गम जाती है। मिठी हेलीकॉप्टर राइड कर खिलखिला कर हंस रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था और उसे इस तरह से खुश देखकर नीलम खुश हो रही है और मिठी के खिलखिलाने पर ताली बजा रही थी। कुछ देर हेलीकॉप्टर राइड करने के बाद मिठी नीचे उतर आती है। मिठी से नीलम पूछती, आपको मजा आया? मिठी हंसते हुए बोलती है, अंडस्को हाँ मम्मा।
मुझे बहुत मजा आया, हम दूसरी राइड करने के लिए चलते हैं। दिव्यांश दोनों को लेकर दूसरी राइड के लिए चला जाता है। वहाँ तीनों ही एक साथ बैठते हैं। मीठी दिव्यांश के गोद में बैठी थी और नीलम उसके पास ही। नीलम पहले मना करती है कि उसे राइड नहीं करना है, लेकिन दिव्यांश में मीठी उसे खींचकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। राइड जैसे स्टार्ट होता है, नीलम के होंठ की पकड़ दिव्यांश के बाह पर कस जाती है और दिव्यांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। डे से वाह घिरे घिरे अपने मकसद के करीब जा रहा था। Yeah.